गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, साथ ही आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो 71st बीपीएससी को लेकर चल रहा हमारा ये बिहार स्पेशल सेशन, जिसमें हम बहुत सारे एमसीक्यू कर रहे हैं और बहुत सारे एमसीक्यू को हमने कवर अप कर लिया है। बाकी अभी जो बचे हुए उसको भी अब हम धीरे धीरे कवर अप करते चल रहे हैं। तो हमने हिस्ट्री स्टार्ट कर दिया है। हिस्ट्री में हम एंशिएंट हिस्ट्री को कर रहे हैं, जिसमें बहुत से टॉपिक जो है वो कवर अप हो चुके हैं। जो आज पहली बार क्लास कर रहे हैं वो जाकर प्रीवियस क्लासेस को भी कर ले, ताकि आपके पास भी बहुत सारा क्वेश्चन का भंडार हो जाए। ठीक है, और होपफुली मैं हर दिन की तरह ये मान के चलूंगी कि आप फटाफट अपने आंसर्स को देते जा रहे हैं। जहाँ पर कन्फ्यूज़न हो वहाँ तो एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा ही। अगर और भी कोई भी कन्फ्यूज़न, किसी भी तरह का कोई डाउट हो या फिर कोई सवाल हो, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में यहाँ पर अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चंस को किया था, कवर अप किया था। आगे देखते हैं कि आगे अभी हमें कौन सा करना है। आगे है मौर्योत्तर बिहार, यानी कि मौर्य के बाद की बात की जा रही है। ठीक है, तो मौर्योत्तर बिहार से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। आप एक शब्द में कह सकते हैं कि लेटर मौर्य पीरियड की बात हो रही है। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ। ठीक है, यानी कि मौर्य साम्राज्य जब खत्म हुआ तो किस वंश का यहाँ पर शासन स्थापित होता है। कन्नव, शुंग, सातवाहन या फिर शक। तो आंसर क्या होगा आपका आंसर होगा शुंग वंश। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, सीरीज भी पता रखिएगा कि पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। ठीक है, तो किसका किसका शासन, तो मौर्य के बाद फिर कौन आता है, तो शुंग वंश की यहाँ पर स्थापना होती है। क्लियर है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र, वृहदत्त, वसुमित्र, देवभूमि। आंसर क्या है, आंसर है पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आंसर क्या है, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, ठीक। और चलिए, अच्छा देखिए, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांजिशन फेज में हमेशा बताती हूँ, जहाँ पर भी ट्रांजिशन फेज आपको दिखे एक नया बदलाव हो रहा है, तो उस पिछला लास्ट आपको याद रखना और आगे का भी याद रखना। जैसे थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा शासन, किसका वंश का शासन स्थापित होता है, कौन सा वंश का, तो शुंग वंश का। ठीक है, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है अब, कि यहाँ पर जो लास्ट शासक था, किसकी हत्या हुई थी। यानी कि मौर्य साम्राज्य की अगर हम बात करें तो सबसे आखिरी अगर शासक था यहाँ पर, तो वो था आपका वृहद्रथ। ठीक है, तो वृहद्रथ नाम याद रखेंगे। तो वृहद्रथ की हत्या कर दी गई थी। किसने हत्या की थी, तो शुंग वंश को स्थापित करने वाला पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, वृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश को उसको स्थापित किया था। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा, जो पुष्यमित्र शुंग है वो इसी वृहद्रथ के ही दरबार में सेनापति थे। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसी के दरबार में सेनापति थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और पुष्यमित्र शुंग की बात हो रही है, तो एक चीज़ और आप ध्यान में रखेंगे पुष्यमित्र शुंग से रिलेटेड बात, कि पुष्यमित्र शुंग के ही दरबार में योग गुरु जो थे पतंजलि, जो योग के फाउंडर माने जाते हैं, पतंजलि इन्हीं के दरबार में थे। ठीक है, ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये सवाल बहुत बार पूछता है और पूछेगा भी कि पतंजलि जो है वो किसके दरबार में थे। बहुत सारे जो विद्वान होते हैं ना, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े फिलोसफर जो भी हुए हैं, तो इन सब के बारे में बहुत पूछा जाता है कि वो किसके दरबार में, ये किसके दरबार में थे। तो आपको याद रखना है कि पतंजलि जो है वो इसी पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। और आपको याद रखना है, पुष्यमित्र शुंग ने वृहद्रथ की हत्या की थी, जिसका वो सेनापति था। और मतलब पुष्यमित्र शुंग सेनापति था वृहद्रथ का, और यहाँ पर एक नए वंश को स्थापित करता है। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट है शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। अच्छा, पुष्यमित्र, एक और बात जान लीजिए, पुष्यमित्र शुंग जो है वो ब्राह्मण था। ठीक है, तो इतनी बातें आपको जहन में रखनी है। ठीक है, छोटी छोटी बातें, एक छोटा छोटा फैक्ट भी कभी कभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी कभी सवाल कहीं से भी आपको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पास बहुत से पॉइंट्स होते हैं, तो आपको ध्यान में रहेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया। ठीक है, तो देखिए, इसको ध्यान रखिएगा। पहला तो ये एक आपके पास एक और इन्फॉर्मेशन आ गया, अगर आपको नहीं पता था तो जान लीजिए कि पाटलिपुत्र में स्थित है कौन, कुक्कुटराम विहार। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसको 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किसने किया था, वसुज्येष्ठ, अग्निमित्र, पुष्यमित्र या फिर देवभूति। तो आपका आंसर क्या है, आपका आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो इसने इसको 3 बार नष्ट करने का प्रयास किया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और जान लीजिएगा कि पुष्यमित्र शुंग पर ये आरोप भी लगता है
आरोप लगाते हैं कि इसने बहुत से स्तूपों को भी तोड़ा है। स्तूप आपने पढ़ा है, तो बहुत से स्तूप को भी तोड़ने का आरोप लगता है पुष्यमित्र शुंग पर, और ये भी आपको ध्यान में रखना, ठीक है। इसको इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें हम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आगमन किस वंश के शासन में हुआ था, ठीक है। तो किसके वंश में शासन, किसके शासन में इसका यहाँ पर आक्रमण होता है, और आक्रमण होता है कण्व वंश, मौर्य वंश, नंद वंश या फिर शुंग वंश, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है शुंग वंश, ठीक है। तो यानी उस समय पुष्यमित्र शुंग था शासन कर रहा था, और इसी के समय में, अच्छा पुष्यमित्र शुंग भी याद रखिएगा, यहाँ पर मैं क्वेश्चन में नहीं है, शासन करने वाले का नाम नहीं पूछा है, लेकिन आपको याद रखना है कि पुष्यमित्र के समय में ये आक्रमण हुआ था। मिनांडर ने यहाँ पर ये अटैक ये किया था और उसकी धुलाई हुई थी और फिर वो वापस चला गया था, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, पुष्यमित्र शुंग के समय में, और वंश पूछेगा तो शुंग वंश, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर है। चलिए अगला देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था। देखिए अभी मैंने एक छोटा सा आपको फैक्ट बताया कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो क्या थे, ब्राह्मण थे, ठीक है। देवभूति अग्निमित्र, आपको आंसर पता चल गया होगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। तो आपको आंसर ये ध्यान में रखना है, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ। तो देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ इस बात को कि आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी वंश आए हैं, पहले कौन बाद में कौन, कभी कभी आपको ये सजाने के लिए भी, क्रम से सजाने भी देता है, ठीक है। तो आपको जहन में होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या है, कुषाण वंश, लिच्छवी, कण्व या फिर गुप्त वंश। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा, एक मिनट ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, आपका आंसर होगा कण्व, क्लियर है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अच्छा कण्व की बात हो रही है, कण्व वंश की यहाँ पर स्थापना हो रही है, तो आपको क्या करना है, शुंग वंश का जो आखिरी शासक था उसका नाम आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि शुंग वंश का आखिरी शासक था देवभूति। इसको अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो लिख ले, ठीक है। तो शुंग वंश का आखिरी शासक कौन था, देवभूति, और उसी के मंत्री थे वासुदेव कण्व, ठीक है। तो वासुदेव कण्व ने ही मार डाला देवभूति को और कण्व वंश की स्थापना की। तो आपके पास यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स एक्स्ट्रा आपको नोट्स मिल गए, पॉइंट मिल गए, फैक्ट ये मिल गया कि आपको पता चल गया कि शुंग वंश का आखिरी शासक कौन था, देवभूति। ये भी सवाल बन सकता है, ठीक है। या फिर देवभूति किस वंश का शासक था, ये भी पूछा जा सकता है। दूसरा आप क्या याद रखेंगे कि वासुदेव कण्व ने इसकी हत्या की थी, देवभूति की, ठीक है। और हत्या करके किसकी स्थापना की, कण्व वंश की यहाँ पर स्थापना की। तो आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मिल गए होंगे, उसको आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसी तरह मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी आप पढ़ें, जब भी ऐसे कोई भी सवाल आए कि इस वंश के बाद कौन, तो उस लास्ट वंश को जो राजा जो था, लास्ट वंश का जो राजा रहता वो, और अगला जो राजा बनता जो रिप्लेस कर रहा होता, तो उन दोनों का आपको पता होना चाहिए, लास्ट फेज एंड फर्स्ट फेज, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कण्व वंश का संस्थापक था। कण्व तो अभी मैंने बोला, देवभूति, पुष्यमित्र, अग्निमित्र या फिर वसुदेव। तो आपको आंसर पता है, आंसर क्या है, वसुदेव, ठीक है। तो वसुदेव याद रखिएगा, वसुदेव ने देवभूति की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना की, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कण्व वंश की सत्ता समाप्त की। देखिए अब फिर से यहाँ पर एक ट्रांजिशन आपको दिखेगा, फिर एक नया रिप्लेसमेंट यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, कण्व वंश की सत्ता समाप्त की, यानी कि इसके बाद फिर कौन आया, ठीक है। तो आंध्र सातवाहनों ने, गुप्तों ने, कुषाणों ने या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, आंध्र सातवाहनों, सातवाहन वंश आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो आंध्र सातवाहनों ने कण्व वंश को रिप्लेस किया था, ठीक है। तो अब आपको क्या पता होना चाहिए, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, अब समझ गए कि कण्व वंश का आखिरी शासक कौन है, ये नाम आपको पता होना चाहिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि पहला शासक, आखिरी शासक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बीच जो इंपॉर्टेंट है उसको हमको पढ़ना है, जिन्होंने कुछ काम किया, जिनका कहीं ना कहीं से नाम आता है, ठीक है। तो कण्व वंश का आखिरी शासक था सुशर्मन, ठीक है। और सुशर्मन को सिमुक ने मार डाला, यानी कि सिमुक किसका है, आंध्र सातवाहन का, ठीक है। तो सुशर्मन को सिमुक ने मारकर सातवाहन वंश की स्थापना की, क्लियर है, आपको ध्यान रखना है,
ठीक है। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि आंध्र सातवाहन की स्थापना किसने की, किस उस राजा का नाम आपको पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए सिमुक। किसको मार कर की? सुशर्मन को। सुशर्मन कौन? कन्नम वंश का आखिरी शासक। क्लियर है? इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कन्नम वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? कन्नम वंश के उपरांत यहाँ पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? तो ऑप्शन क्या है? शूद्र वंश, मित्र वंश, वाकाटक या फिर गोत्र वंश, या फिर गोत्र वंश। तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर है मित्र वंश। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, ये ध्यान से पढ़िएगा। कहाँ के? शुंग कला की यहाँ पर बात की जा रही है। तो शुंग कला के जो उत्कृष्ट नमूने हैं वे बिहार के किस स्थान से प्राप्त हो रहे हैं? कैमूर, समस्तीपुर, बोधगया या फिर सिवान? तो ऐसे कुछ ऑप्शंस तो ऐसे हैं जो आप देखकर ही डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर है बोधगया। क्लियर है? तो यानी कि शुंग कला के जो उत्कृष्ट नमूने हैं वो कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? बोधगया से प्राप्त हो रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? क्या पूछा जा रहा है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? ठीक है, आंसर ऑप्शन क्या है? मथर, वसुमित्र, पार्श और अश्वघोष। एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा हम ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, रुकिए। यहाँ पर यही जब पूछा जा रहा है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र में किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में दिया था, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप देखिएगा ऑप्शंस गलत दे दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर आप उसके बाद ये नहीं पूछा है 1 2 1 2 3 1 2 3 4 या क्या, क्योंकि हमें पता है कि वसुमित्र भी उनके दरबार में थे और अश्वघोष भी थे। अगर इन दोनों में से कोई एक नाम होता और इनके जगह कोई और नाम होता तो फिर हम एक नाम क्लिक कर लेते। तो इसको ऑप्शन को थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आंसर इसका होगा वसुमित्र। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन, आप इस ऑप्शन को देखकर इसमें क्या होगा, ऐसे वैसे आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आपको क्वेश्चन जब भी मिलेंगे तो 1 2 1 2 3 करके मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वसुमित्र भी दरबार में थे और अश्वघोष भी इनके दरबार में थे। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। चलिए आपके पास इंफॉर्मेशन आ गया, लेकिन हाँ एक चीज़ और, 1 2 नाम आप ध्यान रखिएगा कि कनिष्क के दरबार में और भी कुछ विद्वान थे, जैसे कि आप अश्वघोष, वसुमित्र जान गए, इनके अलावा चरक, उनके अलावा नागार्जुन। तो ये लोग जो थे ये इनके दरबार में थे। तो बहुत बार इस तरह के सवाल पूछते हैं कि चरक जो है वो किनके दरबार में था, नागार्जुन जो थे वो किनके दरबार में थे, वसुमित्र, अश्वघोष। तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे कि ये 4 नाम मैंने बताए, ये चारों किनके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन थोड़ा उलट पुलट हो गया, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है। तो देखिए तब से मैं बोल रही हूँ कि आपको क्रम आपको पता होना चाहिए कि पहले कौन है बाद में कौन है। तो मुझे नहीं लगता इसमें बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत है, आपको पता ही होगा। हरियंक वंश, शिशु, एक सेकेंड, सी ऑप्शन है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग। हरियंक वंश, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कन्नड़। और देखिए ये पांचों के पांच आपको याद होना चाहिए कि इसका पहला शासक कौन एंड आखिरी शासक कौन, इसका पहला शासक कौन, आखिरी शासक, पहला आखिरी। तो ये आपको पूरा लास्ट तक ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हरियंक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और कन्नम, ये इसका सीरीज है। क्लियर है? तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है और गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है शुंग वंश की राजधानी थी, ठीक है, सियालकोट, राजगृह, कन्नौज, पाटलिपुत्र, ठीक है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा ये दे दिया, यहाँ पर ये बोला जा रहा है शुंग वंश की राजधानी थी, ऐसे इसके अकॉर्डिंग जो है आंसर क्या होगा, आंसर होगा पाटलिपुत्र। आंसर क्या होगा, पाटलिपुत्र। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाना चाहिए था कि प्रारंभिक समय में शुंग वंश की राजधानी क्या थी। तो प्रारंभिक समय में राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन आगे चलकर फिर बाद में जो राजधानी है वो परिवर्तित हो जाता है और राजधानी हो जाता है विदिशा, जो कि अभी वर्तमान MP में पड़ता है। क्लियर है? तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आपको पूछेगा प्रारंभिक, हो सकता है अभी यहाँ पर ऑप्शन में आपको विदिशा यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, अगर विदिशा मेंशन करेगा तो वो क्लियर करके पूछेगा, या तो पूछेगा कि प्रारंभिक समय में क्या थी, तो आपको पता है कि पाटलिपुत्र ही आप करेंगे। लेकिन अगर फिर बाद में पूछेगा क्वेश्चन घुमा के कि उसके बाद पाटलिपुत्र के बाद शुंग वंश की राजधानी क्या हो गई, तो आपको पता होना चाहिए कि विदिशा, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कन्नव वंश की राजधानी थी उज्जैन, पाटलिपुत्र, मथुरा या फिर प्रतिष्ठान। तो इसका भी आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर होगा पाटलिपुत्र। क्लियर है? चलिए इतना आपको ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा इधर भी आपके पास ऑप्शंस थे, ठीक है, एक सेकेंड, ओह सॉरी, ये कुछ नहीं है, इसको आप कट कर लेंगे, एक सेकेंड, ये कुछ नहीं, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं किसी का। चलिए अगला देख लेते क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किए थे? कलिंग नरेश थे खारवेल, ठीक है, उन्होंने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किए थे? ऑप्शन है अंग एवं मगध, विदे एवं शाक्य, अंग एवं विदे और उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो अगर आपको पता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर पता नहीं है तो जान जाइए आंसर क्या है, अंग एवं मगध। तो देखिए ध्यान से रखिएगा, अंग के साथ मगध है, इसलिए जानबूझकर ये अंग को किसी और के साथ भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अंग एवं मगध से कीमती उपहार इन्होंने प्राप्त किया था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला बोल रहा है कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है, ठीक है। तो देखिए आपके पास इस क्वेश्चन में भी आपको एक फैक्ट मिल गया। क्या फैक्ट मिल गया? तो अगर आपको पूछेगा कि पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आपको आंसर मिल गया ना, गार्गी संहिता। एक क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आपका खुद ही बन गया। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, जो क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस मिले उसमें आप अपना क्वेश्चन निकालिए। उसमें अगर आप जितने तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हो वो आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। तो एक फैक्ट जान लीजिए कि यवनों के आक्रमण का उल्लेख जो पाटलिपुत्र में हुआ, उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो गार्गी संहिता में, ठीक है। लेकिन अब पूछा जा रहा है यहाँ पर क्या सवाल कि यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय, वसुदेव, धनानंद या फिर पुष्यमित्र शुंग। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इस पर डिस्कशन किया, आंसर क्या है? पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। जो यवन आए थे, मिनांडर आया था, अटैक किया था और खूब मार खा के फिर यहाँ से वो वापस गया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। चलिए, और ये फैक्ट आपको ध्यान रखिएगा। ऐसे भी पूछ सकता है कि गार्गी संहिता में किस चीज़ की चर्चा है, किसका उल्लेख है, ऑप्शन में मान लीजिए ये आपका दिया रहेगा। क्लियर है? चलिए आगे देख लें। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक था। देखिए इस तरह के सवाल बनते हैं ऑप्शन देखने की, इसलिए तो आपको ऑप्शन भी नहीं देखना, आपको ऐसे ही आंसर कर देना, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? कनिष्क, ठीक है। तो कनिष्क के दरबार में 4 विद्वानों का नाम मैंने बोला था, फिर से रिकॉल कर देती हूँ। अश्वघोष, वसुमित्र, नागा, अर्जुन, चरक, ये 4 नाम जो प्रमुख नाम है, आपको ध्यान में रखना है कि ये सवाल बनते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ये हम कर रहे थे आज, मौर्योत्तर काल को पढ़ रहे थे, मौर्योत्तर काल से रिलेटेड हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब अगले दिन अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।